खबरों के साथ, लेकिन इस बीच पहले नजर डालेंगे कि कौन सी वो महत्वपूर्ण खबरें हैं जो विस्तार से आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली खबर जो है वो बीजेपी से जुड़ी है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जो है कहां कहां होगी और कहां से इसका आगाज होगा। लोकसभा चुनाव और साथ ही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये यात्रा है। इस बीच G20 की भी बात करेंगे, क्योंकि G20 को लेकर तैयारियां जोरों पर नजर आ रही है। दिल्ली के अंदर इस वक्त पुलिस बल की तैनाती को लेकर गृह मंत्रालय जो है वह मीटिंग करते हुए नजर आ रहा है। खबरों में आपको बताएंगे नू से जुड़ी भी जानकारी, जहां पर नू के अंदर तनाव बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ प्रशासन ने शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी है, तो वहीं दूसरी तरफ VHP और बजरंग दल ये बात कहते हुए नजर आ रहा है कि वे यात्रा निकालेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज से भी महत्वपूर्ण खबर है। प्रयागराज के अंदर ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जल्द भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के ऊपर विस्तार से जांच होते हुए और पूछताछ होते हुए नजर आएगी। इन सभी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन इस बीच शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो चुकी है। दिल्ली में G20 का आयोजन है, तो इस बीच आपको बता दें कि MP में बीजेपी 5 जन यात्रा निकालते हुए नजर आएगी। कार्यक्रम के दौरान शिवराज राजस्थान के अंदर राजनाथ भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। MP में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है, जहां पर MP में बीजेपी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राओं की शुरुआत 2 सितंबर से होने जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा के लिए बीजेपी ने 7 रथों को तैयार किया है। इनमें से 5 रथ यात्रा में शामिल रहेंगे, जबकि 2 रथ विपरीत परिस्थिति के लिए तैनात रहेंगे। 2 सितंबर से 24 सितंबर तक ये जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जाएंगी। 22 दिन में 10,000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। सभी 5 यात्राएं 21 से 24 सितंबर के बीच राजधानी भोपाल पहुंचेंगी। चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा की शुरुआत अगले महीने 2 सितंबर से है, तो यात्रा का समापन 24 सितंबर को होगा, यानी कि यात्रा 22 दिन तक निकाली जाएगी। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुभाष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा मध्य प्रदेश से। सुभाष, खबर पर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि इस बीच कहा जा रहा है विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर ये काफी महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है। जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन जन आशीर्वाद यात्राओं का आगाज कर सकते हैं। और ये सभी जो है तो नेता आने वाले समय में सितंबर के माह में जो है तो मध्य प्रदेश में डेरा डालेंगे और निश्चित तौर पर जो है तो ये जन यात्राएं जो प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचेंगी और जहां पर ये नेता जाकर के सरकार की उपलब्धियों का बखान भी करेंगे, साथ ही साथ अपने को जनादेश, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देने की बात भी करेंगे। तो इन जन आशीर्वाद यात्राओं में शाह, नड्डा और राजनाथ सिंह के साथ ही शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो VD शर्मा हैं वो भी रह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं को कवर करने का लक्ष्य है, जिसकी लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरियां जो है तो नापने का जो है जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। जी, इस बीच सुभाष, क्या आप बता सकते हैं कि रोड मैप जो है किस लिए बनाया गया और मैपिंग किस तरीके से इस पूरी यात्रा की 22 दिनों के लिए की गई है? जी बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि इन जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से जो 18 वर्ष का सरकार का प्रदेश में रहा है, साथ ही जो 9 साल की 9.5 साल की केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का ये कार्यक्रम रहेगा। इस तरीके से इस रोड मैप को तैयार किया गया कि जो 5 जन आशीर्वाद या 5 स्थानों से शुरू होंगी, उनमें 5 बड़े नेता जिनमें अमित शाह हैं, JP नड्डा है, राजनाथ सिंह है, नरेंद्र सिंह हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ये अलग अलग जो है तो रथों के माध्यम से इस जन आशीर्वाद यात्रा तो 22 दिनों के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर सुभाष जो ये यात्रा निकाली जाएगी, क्या इसके अंदर CM शिवराज सिंह चौहान शामिल रहेंगे हर एक यात्रा के अंदर, और मैं ये समझ पाऊं कि अमित शाह और राजनाथ सिंह अलग अलग यात्राओं के दिनों के अंदर शामिल होंगे? जी सुभाष। नहीं, ये जो 5 यात्राएं हैं, 5 जन आशीर्वाद यात्राएं हैं, अलग अलग जगह से
शुरुआत होगी, जिसकी एक जन आशीर्वाद ठीक है सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पर बने रहेगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और G20 से जुड़ी भी आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं, क्योंकि दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन है 8 से 10 सितंबर तक। आपको बता दें G20 सम्मेलन है। इस बीच गृह मंत्रालय के साथ पुलिस की बैठक है। गृह मंत्रालय पूरी तैयारी करने में जुटा हुआ है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री की तरफ से इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है। 8 से लेकर 10 सितंबर तक G20 की बैठक है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग्स हैं। इस बीच G20 के दौरान लुटियन जोन, प्रगति मैदान में नो एंट्री जोन रहेगा। दिल्ली कैंट एरिया के अंदर भी आपको बता दें कि नो एंट्री जोन रहेगा। आने वाले समय के अंदर ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो दे दी जाएगी ट्रैफिक पुलिस द्वारा। इसी कारणवश ये मीटिंग जो है वह की जा रही है। तो राजधानी दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच होने वाली G20 सम्मेलन को लेकर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली वासियों का सहयोग मांगा, इस बीच दिल्ली के सौंदर्यीकरण का काम भी अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उज्जवल कुमार सीधा हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ गए हैं और अधिक अपडेट के साथ। उज्जवल, क्या कुछ अपडेट है आपकी तरफ से, क्योंकि एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम तो वहीं दूसरी तरफ सौंदर्यीकरण के कार्य भी किए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल पलक, देखिए अगर आप देखेंगे तो राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर जो है वो तैयारियों को जो है बिल्कुल अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे दिल्ली का सौंदर्यीकरण जो है वो भी किया जा रहा है, और इसी के साथ साथ अगर आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो गृह मंत्रालय के और साथ ही दिल्ली पुलिस की जो है एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी सुरक्षा को लेकर, और इस बैठक में जो है वो कई महत्वपूर्ण फैसले पलक लिए गए हैं दिल्ली की सुरक्षा को लेकर। आप देखेंगे तो जो नई दिल्ली का इलाका और जो लुटियन जोन है, यहाँ पर जो है वो 7 तारीख की मध्य रात्रि यानी 7 तारीख की तकरीबन 12 बजे के बाद जो है वो राजधानी दिल्ली का जो नई दिल्ली का इलाका है, यहाँ पर जो प्रतिबंध है एंट्री के लिए उसको पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, और ये जो जारी रहेगा 11 तारीख की मध्य रात्रि तक। मेन अगर आप देखेंगे तो लुटियन जोन और इसी के साथ जो प्रगति मैदान का इलाका है, जहां पर भारत मंडपम है, जहां पर अधिकतर जो बैठकें हैं वो G20 शिखर सम्मेलन की होनी है, तो वहां पर जो है पूरी तरीके से एंट्री पर पाबंदी लगा दी है, और यहाँ पर जो वाहन है वो बिल्कुल नहीं चलेंगे। और बकायदा देखिए दिल्ली पुलिस की जो है वो गूगल के साथ भी जो है वो बातचीत चल रही है। दिल्ली पुलिस ने गूगल को ये बोला है कि जो गूगल मैप है वो लुटियन जोन का जो रास्ता है वो ना दिखाए। अगर किसी को कहीं जाना है तो वो दिल्ली का जो लुटियन जोन का इलाका है उस रास्ते को बिल्कुल भी ना दिखाए, उस रास्ते को जो है वो बंद दिखाया जाए। साथ ही लेकिन अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में जो मेट्रो है, मेट्रो पूरी तरीके से सुचारू रूप से वो चलती रहेगी। हालांकि अगर आप देखेंगे प्रगति मैदान का जो स्टेशन होगा और सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेशन है वहां पर जो है वो स्टेशन बंद रहेंगे, अन्यथा जो बाकी स्टेशन है दिल्ली में वो खुले रहेंगे। और देखिए दिल्ली का जो कनॉट प्लेस का इलाका है इसको भी पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा सुरक्षा का मद्देनजर रखते हुए। जितनी भी दुकानें होंगी यहाँ पर कनॉट प्लेस के अंदर, चाहे वो मार्केट हो कुछ भी हो, वो पूरी तरीके से बंद रहेंगी 7 तारीख से लेकर 7 तारीख की मध्य रात्रि से लेकर 11 तारीख की मध्य रात्रि तक। तो ये दिल्ली पुलिस की तरफ से खासा इंतजाम जो है वो किए गए हैं। यहाँ पर आपको ये भी जानकारी है, क्योंकि इस बीच आपने कहा उज्जवल की जितनी भी मेट्रो की लाइंस है वो चलती रहेंगी, स्टेशंस कुछ जो है वो बंद करे जाएंगे, लेकिन इस बीच हम बात कर रहे हैं कैब्स की, तो कैब्स क्या चलती रहेंगी, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अगर आप लुटियन जोन की बात करेंगे तो लुटियन जोन जो है वो पूरी तरीके से बंद है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं वाहनों को जो है परमिशन मिलेगी जो कि MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जिनके पास पास होगा, और मीडिया को भी सिर्फ उन्हीं मीडिया कर्मियों को एंट्री मिलेगी जिनके पास PIB का कार्ड होगा। तो इन 2 गाड़ियों को ही जो है वो एंट्री मिलेगी। इसके अलावा जो लुटियन जोन में लोग रहते हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनको जो है वो छूट दी जाएगी। उनको अपने साथ अपना आई कार्ड रखना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ का कार्ड रखना पड़ेगा कि हाँ वो उनका जो निवास है वो नई दिल्ली के लुटियन जोन में ही है। उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप खबर पर बने रहिएगा। G20 समिट से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए खबरों पे आगे बढ़ते हैं। इसी बीच हरियाणा से भी एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। हरियाणा के नूह में फिर से तनाव बढ़ गया है। विजयमंडल यात्रा निकालने पर हिंदू संगठन अड़ा हुआ है, तो छावनी में तब्दील हो गया है पूरा नूह इस वक्त। नूह के नल्हड़ के अंदर शिव मंदिर के अंदर आपको बता दें जिले में पुलिस है, हर जगह आपको बता दें अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी है। स्थानीय लोगों की ID देखकर मंदिर में जाने की एंट्री दी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा के नूह में फिर से तनाव बढ़ गया है। हिंदू संगठन आज ब्रिजमंडल शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इतना ही नहीं,
बाहरियों के भी नू आने पर रोक लगा दी गई है। जिले में पुलिस अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। राज्य और जिले की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नूह में प्रशासन ने एहतियातन स्कूल, कॉलेज, बैंकों को बंद रखने का आदेश दिया है। इंटरनेट और बल्क SMS सेवाओं को भी निलंबित कर दिया है। नूह में धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत क्षेत्र में 4 या ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। नूह के नल्हड़ में शिव मंदिर में लगभग 1.5 किलोमीटर क्षेत्र तक भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसी मंदिर पर शोभा यात्रा के दौरान 31 जुलाई को हिंसा फैली थी। आज यहां सिर्फ स्थानीय लोगों को ID देकर एंट्री दी जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप सभी को ब्रिजमंडल यात्रा से दे रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ VHP और साथ ही हरियाणा के नूह के अंदर तनाव बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच वैसी भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। नूह के मेवात के पूरे नौजवान भागे हुए हैं, कोई नहीं है गांव में अपने। आप लोगों को मालूम मेवात की तारीख, आप लोगों को महात्मा गांधी वहां पर जाकर इन मेवातियों को बोले थे कि मत जाओ पाकिस्तान को, यहां पर रुको। अरे आपको मालूम ये लोग वो लोग हैं जो आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ कुर्बान किया, जाए आप उनसे ऐसा सुलूक को भड़की हिंसा। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप गोयल सीधा हमारे साथ नूह से जुड़ गए और अधिक अपडेट के साथ। संदीप, आपकी तरफ से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि नूह के अंदर पुलिस बल की तैनाती जो है वह की गई है, लेकिन वही दूसरी तरफ VHP कह रही है कि वह ब्रिजमंडल यात्रा निकालेगी और जरूर निकालेगी। बिल्कुल, देखिए हिंदू संगठन के लगातार लोगों की ओर से यही आह्वान कई दिनों से किया जा रहा था और आज लगातार सुबह से इस तरह के विश्व हिंदू परिषद की ओर से बयान सामने आ रहे हैं कि वो यात्रा निकालेंगे। इसकी परमिशन उनको लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री को या फिर गृह मंत्री उन्होंने साफ कर दिया था कि यात्रा ना निकालकर वो स्थानीय मंदिरों में जलाभिषेक कर सकते हैं। सावन का आज अंतिम सोमवार है, इसी को लेकर जलाभिषेक अलग अलग मंदिरों में हो रहे हैं। सुबह नल्हड़ मंदिर में भी जो है जलाभिषेक की गई, वहां पर पूजा आरती की गई। स्थानीय लोगों की ID देखकर ही उनको अंदर जाने दिया गया। लेकिन हालात जो ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिस की चप्पे चप्पे पर नूह के अंदर तैनाती कर दी गई है। जगह जगह पर जो है पुलिस के नाके लगाए गए हैं और ऐसे में जो भारी गाड़ियां हैं, जो भारी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, ID देखने का काम किया जा रहा है। ऐसे ही नूह से जुड़े हुए जो अलग अलग जिले हैं उनमें भी इसी तरह की स्थिति है। गाड़ियों को रोका जा रहा है। यदि बाहर की गाड़ियां जो है गुड़गामा हो, सोना हो या फिर जो है नूह की ओर रुक कर रही है, मेवात की ओर रुक कर रही है, उनको नाके लगा कर चेक करने का काम पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है और ID देखी जा रही है, नंबर नोट किए जा रहे हैं। यदि बाहर की गाड़ी है तो उससे जो है उसकी गाड़ियों को खुलवा कर, हथियार ना हो, कोई डंडा ना हो, कोई ऐसे कोई चीजें ना हो जो गलत हो, उनको भी जो है चेक किया जा रहा है, नंबर नोट किए जा रहे हैं। पूरी तैनाती पुलिस की जो है कर दी गई है। लेकिन सवाल वही कि विश्व हिंदू परिषद अड़ा हुआ है और ये कहता हुआ नहीं रुक रहे कि अभी हम जो है ब्रिज यात्रा निकालेंगे और उसी को लेकर चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की तैनाती चाहे नूह हो या उससे लगे हुए अलग अलग जिले वहां पर देखने को मिल रही है। इस बीच संदीप, अगर बात करें VHP और बजरंग दल की अगर बात कर रहे हैं, तो क्या उनकी तरफ से अभी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि वे कहते हुए नजर आ रहे थे कि 11 बजे हम अपनी जो यात्रा है उसकी शुरुआत कर देंगे। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री की ओर से बयान सामने आया कि आप यात्रा ना निकालकर आप अलग अलग मंदिरों में जो है जलाभिषेक कर सकते हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद अड़ा हुआ है और बार बार यही कह रहा है कि क्यों हिंदू परमिशन आखिर क्यों लें, क्यों वो एक यात्रा नहीं निकाल सकते और इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी कि उनकी सुरक्षा सरकार करे, यात्रा की सुरक्षा जो है सरकार करे, पुलिस प्रशासन करे। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद भी विश्व हिंदू परिषद जो है मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि भारी व्यक्तियों का जो है नूह में प्रवेश निषेध है और इसी को लेकर हमने देखा कि किस तरह से वहां जो कुछ हिंदू संगठन या कुछ बाबा जो अयोध्या और उत्तराखंड या अलग अलग जो जिलों से पहुंच रहे थे, उनको जो है नूह से पहले ही रोक दिया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बाहर के लोगों को अंदर पुलिस जाने नहीं दे रही, तो फिर यात्रा निकलेगी कैसे? और यात्रा निकालने की बिल्कुल भी अनुमति है नहीं। वहां पर पुलिस की अलग अलग बैरिकेटिंग वहां पर लगी हुई है। जो नल्हड़ मंदिर को जाने वाला रास्ता है वहां पर भी जो है बैरिकेटिंग लगाकर बड़ी पुलिस फोर्स हो या बड़ी अलग अलग टीमें जो है वो वहां पर लगाई गई हैं। उससे पहले जो अलग अलग नाके हैं, चाहे वो नूह का हो, सोना का हो, फरीदाबाद का हो, गुड़गामा का हो, जितने भी
रास्ते जो है नू को जाते हैं उन पर भी इसी तरह की बैरिकेटिंग इस बीच लगी हुई है। संदीप, मैं इस अगर समय हम बात करें फरीदाबाद कि किसान नेता जो है वह भी इस वक्त कई सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि यात्रा जो है वो निकलनी चाहिए। जी देखिए, अलग अलग किसान नेताओं की इसमें प्रक्रिया सामने आ रही है। प्रतिक्रियाएं ये हैं कि वो कुछ किसान संगठन चाहते हैं कि नू में उत्पाद ना हो, दोबारा हिंसा ना हो, इसलिए वो जो है हिंदू संगठनों के खिलाफ उतर आए हैं। और कुछ ऐसे संगठन हैं जो ये कह रहे हैं कि यात्रा निकलनी चाहिए। इसमें भी अब जो है विवाद खड़ा हो गया है कि आखिर किसान संगठनों को इन मुद्दों में क्यों कूदना था। लेकिन अब इस पे जो है राजनीति कहीं ना कहीं शुरू हो गई है और इसी को लेकर विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है कि आखिर इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और शांति बनाने की अपील होनी चाहिए थी। एक बार अगर संदीप आप पीछे तस्वीरों के अंदर दिखा सके कि किस तरीके से बैरिगेटिंग जो है वे की गई है, ताकि दर्शक जो है एक बार देख पाए। बिल्कुल, देखिए पलक, मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर हम इस समय फरीदाबाद और मेवात को जाने वाले सोना से गुड़गांव ये रोड जाता है और हम फरीदाबाद के जो है सिकरौना चौकी के पास हैं और यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई है। ये रास्ता फरीदाबाद और गुड़गांव को कनेक्ट करता है और यहाँ से जो है मेवात की शुरुआत जो है गांव से होते हुए निकल सकती है। तो कहीं ना कहीं इस रास्ते को सेंसिटिव रास्ता माना जाता है और इस पे अगर लोग निकलते हैं तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई है। देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको पुलिस के जवान नजर आएंगे। गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। गाड़ियों को चेक करने के बाद उनके नंबर नोट किए जा रहे हैं, उनको देखा जा रहा है, तभी उनको जो है आगे भेजने का काम पलक यहाँ से किया जा रहा है। बहुत ही संवेदनशील इन चीजों को मानते हुए पुलिस ने अलग अलग बैरिकेटिंग नाके लगाकर और मुस्तैदी दिखाते हुए इस तरह की चौकसी बढ़ा दी है। इस बीच अगर हम बात करें कि राज्य सरकार की तरफ से तो सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, पुलिस बल की तैनाती है, क्या केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय बल भी जो है इस वक्त उनकी तैनाती भी की गई है? जी संदीप। देखिए, अलग अलग वहाँ पर जो नूह की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर कई ऐसी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको तैनात किया है, चाहे BSF हो या और अलग अलग टीमें जो है वहाँ पर तैनात की गई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जब इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद यदि विश्व हिंदू परिषद यात्रा निकालने की बार बार अपील कर रहा है तो फिर उसके पीछे क्या कुछ मुख्य वजह हो सकती है? जब सरकार नहीं चाहती, प्रशासन नहीं चाहता और स्थानीय लोग भी नहीं चाहते हैं कि वहां पर इस तरह की यात्रा निकले, क्योंकि जिस तरह से यात्रा निकाली पिछली बार गई और उसका दर्द पिछले कई दिनों तक स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ा था, कर्फ्यू वहां पर लगा दिए गए, व्यापार वहां पर बंद हो गया, तो फिर आखिर क्यों विश्व हिंदू परिषद इस बार इस तरह की स्थिति पैदा करना चाहता है? ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पर बने रहेगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। जैवलिन थ्रो में विश्व विजेता बन गए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 88.17 मीटर उन्होंने भाला फेंका है। सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। नीरज चोपड़ा ने फिर से देश का मान बढ़ाया है, ये बात सीएम कहते हुए नजर आए। नीरज ने बुडापेस्ट में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का गोल्ड जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने 88.17 मीटर के अपने बेस्ट एफर्ट के साथ गोल्डन कामयाबी हासिल की है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि अपना देश भारत विश्व में कई क्षेत्रों के अंदर और एक प्रकार से अपनी चैंपियन की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नीरज चोपड़ा जो अपने हरियाणा का एक बेस्ट एथलेटिक्स है, उसने भी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये और भी बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष का पहला युवक जिसने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं नीरज चोपड़ा को उनके खेल खिलाने में उनका जो सहयोग करते हैं, चाहे उनके कोचेज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि नीरज चोपड़ा युवाओं को प्रेरणा दे करके इसी प्रकार हरियाणा का, न केवल हरियाणा का बल्कि देश का नाम भी ऊंचा करने में अन्य युवक उनसे प्रेरणा लेंगे। वैसे चाहे हमारा देश की रक्षा के अंदर या खेलों के अंदर हरियाणा का जो योगदान है, उस योगदान में हरियाणा के युवक आगे बढ़ रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार की आवश्यकता हरियाणा की ओर से हमारे युवा अपेक्षा करेंगे, हर प्रकार की सहायता हम उनकी करते रहेंगे, ऐसा ताकि हमारा हरियाणा और देश लगातार इन क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़े। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के अंदर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने संबोधन भी किया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सबको देने के साथ ही
बरसाती भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, अन्य सामग्री भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक 1101 बाढ़ शरणालय, 1504 बाढ़ चौकियां, 2000 से अधिक मेडिकल टीम गठित करके प्रदेश भर में 2040 नाव विकास और राहत कार्यों के लिए लगाई गई है। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था की गई है, जिसमें 840 पशु चारा शिविर, 28 लाख से अधिक पशुओं को टीकाकरण की कार्रवाई प्रदेश के अंदर की गई है। और साथ साथ प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भी जो कार्रवाई की गई है, वह लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यह प्रयास किया गया है कि समय से सर्वे करके जो फसलों को नुकसान हुआ है, वहां पर समय पे इसकी रिपोर्ट शासन को आ जाए, जिससे बाढ़ से जिन किसानों ने अपनी फसल को खोया है, उनको हम समय से मुआवजा भी उपलब्ध करवा सकेंगे। भाइयों बहनों, अकेले फर्रुखाबाद जनपद में 116 गांव गंगा नदी से और रामगंगा से प्रभावित हुए हैं, जिसमें से लगभग 80,000 की आबादी प्रभावित है। इसमें 22 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध होंगे। आंशिक आवास 6 हैं, उन्हें इसका मुआवजा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। 70 झोपड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें भी कंपनसेशन देने के लिए आदेश दिए गए हैं। और साथ साथ विस्थापित परिवारों को भी बाढ़ शरणालय में ले जाकर के उनके लिए उचित व्यवस्था देने के निर्देश पहले ही शासन स्तर पर। फर्रुखाबाद से लाइव तस्वीर आप सभी की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बाढ़ प्रभावितों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने के बाद संबोधन करते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बना रहेगा। देखते रहिए GK24/7 न्यूज।